ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावें निज पद राज। ये ग्रंथराज मोक्षमा प्रकाशक पर अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप ये अपने को देखना है। असल में जैसे सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप दिमाग में बैठा हुआ था और उस चक्कर में सच्चे देव शास्त्र गुरु और जो 7 तत्व हैं उनके संबंध में भी विपरीतता दिमाग में बनी रहती है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान के संबंध में भी बहुत विपरीतता चलती है। कुछ क्रिया करके, कुछ थोड़ा अभ्यास करके, शास्त्रों को पढ़ करके वो सोचते हैं कि हम तो सम्यक ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान कर रहे हैं। शास्त्रों में इसी का नाम सम्यक ज्ञान लिखा है। शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्रों का अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होता है, इसलिए हम इनका अभ्यास करते हैं। तो सम्यक ज्ञान क्या चीज है, कैसा होता है, कब होता है, ये सारी बात समझे नहीं और कोरा अभ्यास करता रहता है। उसके प्रयोजन पर तो दृष्टि नहीं है कि शास्त्राभ्यास का प्रयोजन क्या था। वो प्रयोजन तो एक तरफ रह गया, बस मुझको तो अभ्यास करना, अभ्यास करना, अभ्यास करना। तो इतने मात्र से सम्यक ज्ञान होता नहीं है, विपरीतता बनी रहती है। 2 पैराग्राफ अपन ने देखे थे, इसमें भी एक बात आई थी, तथा शास्त्राभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, लेकिन ये सारे साधन तो लोक में पंडिताई प्रकट करने के हैं क्या? इनमें से आत्महित का निरूपण तो होता नहीं है। तो क्या नहीं करें क्या? कि नहीं, बता दिया ना कि भाई कितना करना, कि जितनी अपनी बुद्धि हो और समय हो। ये 2 बात अपन ने की थी, बुद्धि और समय देख लेना। अपनी बुद्धि हो और समय हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके, थोड़ा बहुत कितना, कि जितने से अपने को अपने शास्त्रों का अर्थ समझ में आने लग जाए, इतना पर्याप्त है। उससे ज्यादा की वास्तव में आवश्यकता नहीं। फिर पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। और अगर बुद्धि और समय नहीं है तो फिर तो सीधे आत्महित के साधक जो सुगम शास्त्र हैं उन्हीं का अभ्यास करता रहे। ऐसा न करे कि इधर तो समय नहीं है, बुद्धि नहीं है, और सारा समय और बुद्धि अपन ने व्याकरण, न्याय, छंद, अलंकार आदि शास्त्रों में ही लगा दिया, संस्कृत आदि, प्राकृत आदि सीखने में ही लगा दिया, और आयु पूरी हो गई। तो फिर कुछ भी कार्यकारी नहीं रह जाएगा। अभी लगभग 1 पेज तक ये बात चलेगी संस्कृत, व्याकरण, न्याय आदि के संबंध में। क्योंकि देखो, टोडरमल जी इस विषय में बहुत संतुलित विचार रखते थे। उन्होंने प्रेरणा भी दी है। उन्होंने न्याय, व्याकरण, संस्कृत, छंद, अलंकार आदि सीखने की भी प्रेरणा दी है। सिर्फ यहीं पे ही नहीं, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो पीठिका है वहां पर भी प्रेरणा दी है, और यहाँ भी प्रेरणा दी है। यहाँ अपन देखेंगे अलग अलग पेज पर भी इसके बारे में कुछ लिखा है। पहले अपन ये प्रकरण पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है उस अनुसार फिर दूसरे पेजों पर देखेंगे। जैसे एक 201 पेज के बारे में तो आया ही था, उस दिन चर्चा हुई थी अपनी परसों, है ना। तो वहां पे भी थोड़ा सा लिखा कि भाई इनसे अपना काम सधे उतना अभ्यास कर लेना, इस तरह की बात वहां पर आई थी। ये था ना, अच्छा ज्ञान होने के अर्थ किनका, वो चारों अनुयोगों का अच्छा ज्ञान होने के लिए शब्द, न्याय, शास्त्र आदि भी जानना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा या बहुत अभ्यास करना योग्य है। थोड़ा बहुत तो अभ्यास इनका होना ही चाहिए। अच्छा देखो, इसमें एक पक्ष अपना ये भी रहता है कि हम जब जो भाषा अपने दैनिक काम की नहीं है, बच्चों को बचपन से उस भाषा की तरफ लगा देते हैं, है ना। इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं। अब अंग्रेजी अपने यहाँ पे कहाँ कोई रोजमर्रा अपने डेली में आप तो बात नहीं करते। भले ही अपन सब पढ़ते हैं, वो बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन घर में कौन बात करता है? वास्तविकता देखी जाए तो 100 में से 95% भारतीय लोग घर में बिल्कुल वास्तव में इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते। और तो और आपके व्यापार धंधे आदि इनमें भी कोई काम नहीं आती, लेकिन फिर भी उसको सीखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। माँ बाप भी उसको कहते हैं नहीं इंग्लिश में बोलो बेटा, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो। इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी डाला जाता है, ठीक है, उसके लिए अलग से ट्यूशन लगाई जाती है। और जब वो इंग्लिश में बोलता है तो अपने को बहुत खुशी होती है कि अरे मेरा बच्चा इंग्लिश में बोलता है। कि ये तो बता उसका प्रयोग क्या है?
वो सब्जी मंडी में जाके सब्जी ला सकता है क्या उस इंग्लिश के सहारे? है वो वहां पे इंग्लिश में बोलेगा, इधर तो वो बोलेगा लौकी, गिलकी, तुरई। है और इसको तो पता ही नहीं है लौकी क्या होती है, गिलकी क्या होती है, तुरई क्या होती है। वो बोलेगा 67 रुपए दो, इसको 67 का अर्थ ही नहीं मालूम है। ये तो पकड़ाएगा, ये 100 रुपीज लीजिए और बाकी का ये क्या 100 क्या होता है। मैंने देखा कई बार ऐसे, सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े भी, मतलब मेरी उम्र के ही, जैसे कितनी बार ऐसे देखने को आता, वो सामने वाला कह रहा है कि 265 रुपए हुए। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है 265 माने क्या। 265 माने क्या होता है ये उसको पता ही नहीं। अब वो उसको बाद में मैंने बताया नहीं 265 बोल रहा है तुमको, वो क्योंकि वो सामने वाला व्यापारी जो वो इंग्लिश जानता नहीं और ये हिंदी जानता है। ये स्थिति हो रही है। तो इसलिए अपनी जो भाषा है, मातृभाषा, सबसे पहले तो हिंदी, उसके साथ साथ संस्कृत और प्राकृत, ये 3 भाषाएं तो हमें अपने बच्चों को सिखानी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा काम इन भाषाओं से सधेगा। हिंदी हम बोलते हैं इसलिए हिंदी आनी चाहिए, संस्कृत और प्राकृत में अपने ग्रंथ हैं इसलिए वो आना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो ठग लिए जाएंगे। ये अपन देखेंगे 8वें अधिकार में। अगर थोड़ी बहुत भाषा का ज्ञान नहीं हो तो कोई भी आपको ठग सकता है, कुछ भी अर्थ बता सकता है। ये देखो ये लिखा है प्राकृत में लिखा है, अब आपको तो मालूम ही नहीं क्या लिखा है प्राकृत में। तो आप कहोगे ठीक है भैया आपने बताया जो सही। इसलिए इनका ज्ञान थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, इतना पक्ष तो रखें। लेकिन उसके साथ ही ये भी कि बुद्धि और समय कितना है ना। मैंने जो बात की वो बच्चों के लिए लागू करना, क्योंकि बच्चों के पास बुद्धि भी है और समय भी है। सीखने का समय और सीखने लायक बुद्धि दोनों है। इसलिए अपने बच्चों को ये भाषाएं तो जरूर सिखानी। इंग्लिश आए तो आए, नहीं आए तो कोई विशेष बात नहीं। भारत में 70-75% लोगों को इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, तो भी उनकी जिंदगी चलती है आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए अपने को मूर्ख नहीं बनना कि अरे नहीं इंग्लिश में ही बोलना चाहिए, अरे वो देखो वो बच्चा कितनी अच्छी इंग्लिश में बात करता है। अरे ये बताओ वो काम की क्या है? मैं तो फ्रेंच सिखा दूंगा, जर्मन सिखा दूंगा, काम की क्या है वो? आया समझ में? क्यों नहीं, बड़े होकर के काम आती है, विशेष काम आती है, नौकरी वगैरह में काम आती है। ठीक है, आप उसको सिखाने का आपको अभिप्राय है तो सिखाओ, लेकिन सबसे पहले ये सिखाओ। आया समझ में? मैं मना नहीं कर रहा, भाषा तो कोई सी भी सीखो ना। आप तो भले और यूरोप में जो चलती है दूसरी भाषाएं हैं वो सिखाओ, स्पेनिश सिखाओ, जर्मन सिखाओ, फ्रेंच सिखाओ, रशियन सिखाओ, कोई मना थोड़ी ना भाषा सीखने की। भाषा तो जितनी ज्यादा सीखते हैं दिमाग उतना ही तेज होता है। लेकिन सबसे पहले हमारी प्रयोजन की 3 भाषाएं, हिंदी, संस्कृत और प्राकृत, ये 3 भाषाएं तो आनी ही चाहिए। क्योंकि हमारे कुंदकुंदाचार्य देव की भाषा प्राकृत है, हमारे टीकाकार ग्रंथों की जो टीकाकार आचार्य हैं उनकी भाषा संस्कृत है, तो ये भाषाएं जरूर आनी चाहिए। हिंदी तो हमारी है ही सही, रोजमर्रा की भाषा। बल्कि आज तो जमाना ये हो गया कि ये टोडरमल जी की अपन ढूंढारी पढ़ते हैं ना, लोगों को तो यही पता नहीं क्या अजीबोगरीब लगती है, जबकि हिंदी तो है, पुरानी हिंदी तो है, और क्या है इसमें। मुझे थोड़ा सा इसका भी आग्रह रहता है, इसीलिए ये मूल ढूंढारी से अपन ने पढ़ना प्रारंभ किया। अरे अपने को अपनी भाषा, अपने विद्वानों की भाषा तो आए कम से कम समझ में, कि इतने पंगु हो गए हम, इतने बुद्धिहीन तो नहीं हो गए अभी कि हमारे विद्वानों की भाषा ही नहीं समझ सकते। मुझे तो ऐसा अभिप्राय रहता है कि जो ग्रंथ जिस भाषा में लिखा गया है मूल रूप से, वो उस भाषा में पढ़ना आना चाहिए, इतनी तो होना चाहिए, क्योंकि उसमें असली आनंद आएगा। ये वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे मेरी इस बात को कि जो गुरुदेव के हिंदी में छपे हुए प्रवचन और गुरुदेव के गुजराती मूल बोला उन्होंने वैसे ही छपे हुए प्रवचन जब आप पढ़ोगे ना, भावों में बहुत अंतर आ जाता है। खुद गुरुदेव कहा करते थे हिंदी में वो बात नहीं आती, क्योंकि वो बना करके बोलनी पड़ती थी उनको, उनकी मूल भाषा गुजराती थी। वो खुद कहते थे हिंदी में बोलते थे लेकिन वैसी बात नहीं आ पाती, वो फ्लो नहीं बन पाता उनका। तो किसी भी ग्रंथ का अगर मूल में आपको मजा लेना है ना, तो उसको उसकी मूल भाषा में देखना चाहिए। खैर ठीक है, समय और बुद्धि उसमें सबसे पहली प्राथमिकता है। अगर समय है ना, मतलब मेरा तो सोचना ऐसा है कि अगर 40 तक की भी उम्र है, 40-45 तक की भी, तो भी आप सीखिए, क्योंकि अभी आप सीख सकते हैं, है ना। इसके ऊपर वाले मत कोशिश करें,
अगर सहज रूप से बन जाए, सहज रूप से अर्थ समझ में आने लग जाए, थोड़ा बहुत अच्छा अभ्यास होने लग जाए, शुरू से ही आप अभ्यासी प्रवृत्ति के रहे तो भले सीख लीजिए, प्रत्येक की अलग अलग कैपेसिटी होती है समय और बुद्धि की, लेकिन 40-45 तक के अगर आप हैं तो आपको सीखने का प्रयास करना चाहिए। और खास तौर पे जो अभी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को तो शुरू से इस बात पर जोर देना चाहिए कि नहीं बेटा ये तो सीखना ही सीखना है। इंग्लिश में तू 100 में से 50 नंबर लाएगा तो भी कोई दुख नहीं, लेकिन हिंदी में तो 100 में से 80 से कम कैसे है, मातृभाषा में कम कैसे, और संस्कृत है तो संस्कृत में भी परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा अगर अपन लोग बचाएंगे तो बचेंगी ये भाषाएं, नहीं तो कौन ध्यान देने वाला। सरकार की तरफ से तो कुछ भी हो ना, क्या फर्क पड़ता है, प्राकृत लुप्त हो रही तो लुप्त हो रही है। देखिए ये भाषाओं की बात चली तो एक विकल्प और आ गया, अभी इस वर्ष या इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष में जनगणना होने वाली है, वहां फॉर्म भरे जाएंगे, शायद इसी वर्ष होने वाली है, उसमें कितनी भाषाएं जानते हैं ऐसा करके भी कॉलम होता है, तो उसमें आप निश्चित रूप से हिंदी और प्राकृत जरूर लिखें कि नहीं हमको तो आती नहीं। अरे नमोकार मंत्र आता है या नहीं आता है, नमोकार मंत्र आता है ना, माने आप प्राकृत जानते हो, इतनी तो प्राकृत जानते हो तो जरूर लिखें। इसका क्या लाभ होगा, इसका लाभ ये होगा कि सरकार को नजर आएगा हाँ भाई प्राकृत को जानने वाले लोग इतने हैं, तो प्राकृत के सुरक्षा के लिए या और उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ काम करेगी सरकार, सरकार पर ये दबाव बनेगा। इसी तरह से होता है ये काम, वो जो पूरी जानकारी लेती है सरकार उसको पता चलता है, वहां जनगणना आदि के फॉर्म में उनमें वो सब पता चलता है। हाँ एक और चीज, अपने नाम भले कुछ भी लिखे लेकिन जाति और धर्म इन दोनों में नियम से जैन लिखें, जैन, खंडेलवाल, बघेरवाल, जेसवाल, पोरवाल, परवाल, ये वाल वो वाल नहीं लिखे, है ना। नाम में जो लिखना हो लिख दो आप, नाम से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जाति और धर्म ये दो कॉलम में जैन जरूर जोड़ें। ये दो, आप, मेरा निवेदन है सबसे, ये दो चीजों का ध्यान रखें, जाति धर्म में तो जैन, और भाषा में हिंदी और प्राकृत जरूर लिखें। संस्कृत भी लिख दें तो कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि संस्कृत के तो बहुत लोग हैं, दूसरे भी हैं, संस्कृत पर तो फिर भी ध्यान देती है, लेकिन प्राकृत को बचाना हमारा दायित्व है। आपको पता है दूसरे धर्मों में प्राकृत के नहीं है ग्रंथ, जैन धर्म है जिसके ग्रंथ प्राकृत में, तो प्राकृत मूल रूप से जैनों की भाषा है। इसलिए ये पता चलना चाहिए सरकार को भी कि प्राकृत को जानने वाले, पढ़ने वाले, सीखने की रुचि रखने वाले लोग मौजूद हैं, तो उसकी दिशा में भी सरकार कुछ काम करेगी। ये बातें तो इसलिए आ गई क्योंकि ये प्रकरण यही चल रहा है ना, व्याकरण न्याय शब्द शास्त्र आदि का, इस वजह से थोड़ा कहने में आ गया, विषय से विषयांतर तो हुए हैं लेकिन ये भी बात काम की है। चलिए, तो अब बात क्या लिखी कि ऐसा नहीं करना कि व्याकरण आदि का अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति न बने। टोडरमल जी इसके पक्ष में नहीं है क्या? ये तो अभी आगे पता चलेगा पक्ष में है या नहीं। देखिए ऐसा है ना, यहाँ को कहे ऐसे है तो व्याकरण आदि का अभ्यास ना करना, कि भाई अगर ऐसी बात है इसी में टाइम खोटी हो जाएगा और ऐसा वैसा है तो फिर ठीक है नहीं करेंगे हम इनका अभ्यास, है ना। हम तो वैसे ही बचना चाह रहे थे, आपने और अच्छा बता दिया कि इसमें आयु पूरी हो जाए ऐसा काम नहीं करना, तो हम तो अभ्यास ही नहीं करेंगे, हटाओ। क्या कह रहे हैं, ताको कहिए है तिनका अभ्यास बिना महान ग्रंथनि का अर्थ खुले नहीं, ताते तिनका भी अभ्यास करना योग्य है। क्या, ये शब्द शास्त्र, व्याकरण, न्याय, है ना, ये काव्य वगैरह, इनका अगर अभ्यास नहीं हो तो आप उनका अर्थ नहीं समझ सकते। और जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा, कोई भी ठग जाएगा, क्या, क्योंकि आपको तो वो मूल में वो भाषा ही नहीं आती, आपको व्याकरण के नियम ही मालूम नहीं है, आपको न्याय मालूम नहीं है। तो अब मान लो मैं कह दूं कि नहीं नहीं इसका तो अर्थ ऐसा होता है, तो आप तो मानोगे, फिर क्या करोगे, आपके हाथ में क्या है। इसलिए अगर इनका अभ्यास हो तो जो कुछ अपने मूल ग्रंथ हैं, जो बड़े ग्रंथ हैं, उनका अर्थ नहीं खुल पाएगा अगर इनका अभ्यास नहीं होगा तो, और अभ्यास होगा तो अपन उनका अर्थ बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आज जो थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं ना, उनसे पूछो अमृत चंद्राचार्य की टीका पढ़ के कितना मजा आता, क्या गजब का आनंद आता है, और कैसी कैसी बातें उसमें से निकलती है। जयसेनाचार्य की टीका में कैसा आनंद आता है, अमृत चंद्राचार्य की टीका में कैसा आनंद आता है।
या देवनंदी आचार्य की जो सर्वार्थ सिद्धि टीका है वो कितनी महान है, ये आपको वो ही बता सकेगा, या उसी को अनुभव होगा जिसको संस्कृत व्याकरण न्याय आदि का थोड़ा बहुत अभ्यास जरूर। ज्यादा नहीं कह रहे टोडरमल जी आपसे, आपसे ये नहीं कह रहे आप कोर्स करो और एमए पीएचडी वगैरह कुछ डिग्री करो, इतना सीख लो कि जिससे अर्थ समझ में आने लगे, इतना तो अवश्य सीख लेना, है ना। और ये चीज भी उनसे है कि जिनके पास समय और बुद्धि दोनों। समय नहीं हो तो आप मत लगना, आप वो कोशिश मत करना। प्रामाणिक लोगों की जो सरल सुगम भाषा, टोडरमल जी से ज्यादा प्रामाणिक और कौन है, और टोडरमल जी ने लगभग लगभग सभी का अर्थ स्पष्ट कर दिया, तो वो उसका अभ्यास कर लेना जिनके पास समय नहीं है। अब फिर वापस से प्रश्न, है ना, जवाब बिल्कुल सीधा था ना ये तो, कि भाई अगर इनका अभ्यास नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा, ये बता दिया टोडरमल जी ने। बात बिल्कुल सीधी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक लाइन में कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि मूल ग्रंथों का, महान ग्रंथों का, महान ग्रंथ लिखा, मूल भी नहीं लिखा, कि जो महान ग्रंथ हैं उनका अर्थ नहीं खुलेगा अगर आप ये नहीं सीखोगे तो। बहुरी यहाँ प्रश्न कि महान ग्रंथ ऐसे क्यों किए जिनका अर्थ व्याकरण आदि बिना न खुले, भाषा करी सुगम रूप हितोपदेश क्यों ना लिखा। अब ये लो, ये भी बढ़िया तर्क। क्या कह रहा है सामने वाला कि साहब वो उन आचार्यों ने जो महान ग्रंथ बनाए, वो तो अच्छी बात है, महान ग्रंथ बनाए, थोड़ा सोच लेते हमारे बारे में भी कि लोग बाग नहीं रहेंगे ऐसे पढ़ने वाले सीखने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत सरल ही बना देते ना, हमारी देश भाषा में बना देते। देखो पहले इसका जवाब पढ़ते हैं फिर और चर्चा करते हैं। सुगम हितोपदेश क्यों ना लिखा, उनके किछु प्रयोजन तो था नहीं, उनको कोई भाषा का ऐसा वो थोड़ी ना था जैसे साउथ में चलता है, वो तमिल वाले हिंदी वालों को ऐसे हे दृष्टि से देखते हैं, या गुजराती वाले हिंदी वालों को हे दृष्टि से देखते हैं। उनको कोई भाषा का पक्षपात तो था नहीं, आचार्यों को सरल सरल भाषा में बना देते हैं कि नहीं हम तो तमिल में लिखेंगे, हम तो कन्नड़ में लिखेंगे, हम तो तेलुगु में लिखेंगे, या हम तो संस्कृत में या प्राकृत में व्याकरण ऐसे ही लिखेंगे। ताका समाधान, भाषा विषय भी प्राकृत संस्कृत आदि के ही शब्द हैं परंतु अपभ्रंश लिए हैं। क्या बहुरी, देश देश विषय अन्य अन्य प्रकार है, सो महंत पुरुष शास्त्रनी विषय अपभ्रंश शब्द कैसे लिखे। वाह बालक तोतला बोले तो बड़े तो ना बोले। बहुरी, एक देश की भाषा रूप शास्त्र दूसरे देश विषय जाए तो तहां ता का अर्थ कैसे भाषे। ताते हैं प्राकृत संस्कृत आदि शुद्ध शब्द रूप ग्रंथ जोड़े। बहुरी हाँ ठीक है, ये हो गया ना पैराग्राफ, पहले इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ कितना बढ़िया इन्होंने तर्क दिया है कि तुम बोल रहे हो भाषा ग्रंथों में क्यों नहीं बना दिया, देश भाषा में क्यों नहीं बना दिया। तो सबसे पहली बात तो ये समझना कि प्राकृत तो देश भाषा ही थी, है ना। पहले तो प्राकृत देश भाषा माने लोकल पब्लिक की, आम जनता की भाषा ही थी ना। और देश भाषा का स्वरूप बदलता रहता है, जैसे ये अभी टोडरमल जी की भाषा, यही समझने में कठिन पड़ने लग गई है। अब हिंदी का रूप बदल गया, टोडरमल जी के टाइम पर इस तरह का रूप था, अभी कुछ और रूप है, आगे आने वाले समय में और रूप हो जाएगा। अरे अभी की बात बताता हूं आपको, 10-20 साल पहले और अभी की प्रिंटिंग में या अभी के ग्रंथों में, पहले जो विभक्ति वाले शब्द होते थे जैसे का, से, में, ये सब मूल शब्द के साथ ही जुड़े होते थे। और अब कैसे छपते हैं, अब अलग अलग लिखे जाते हैं। देखना कभी पुरानी छपी हुई किताब देखना और अभी की छपी हुई किताब देखना, ये अंतर मालूम पड़ जाएगा आपको। जो ग्रंथों को बारीकी से देखते हैं उनको ये बात ख्याल में आ गई होगी। क्या जैसे पहले लिखते थे मैं जयपुर से आ रहा हूं, तो जयपुर से एक साथ लिखा जाता था, है ना, और अब लिखा जाता है जयपुर और से। और बताऊं आजकल क्या हो रहा है, छोटे बच्चों को मिश्रित वर्ण गायब कर दिए गए हैं। छोटे बच्चों की आप किताबें देखना, मिश्रित वर्ण गायब हो गए हैं। अब वो हलंत लगा करके चला रहे हैं। जैसे उनको समझ लो क्ष लिखना है, क्ष क्षत्रिय वाला क्ष, तो वो क हलंत और फिर श लिखेंगे। वो क्ष ऐसे जो अपन बनाते हैं घुमा करके वैसा नहीं बनाए, उनको श्र लिखना है तो आधा श और र लिखेंगे, वो श्र नहीं बना पाएंगे। ये धीरे धीरे सरलीकरण के नाम पे पुरानी भाषा धीरे धीरे इस तरह से गायब हो गई। और तो और पहले के जमाने के आप देखोगे तो जैसे ण अलग अलग रूप में लिखा जाता था, अ अलग अलग रूप में लिखा जाता था, वो प बना के और 3 डंडे निकालते थे, ऐसे अ बनाते थे।
झ अलग तरह से लिखा जाता था, भ लिख करके और उसके पीछे पूंछ निकालते थे, वो अब नहीं लिखा जाता। तो ऐसे रूप तो बदलता रहता है क्या। हालांकि वो लिपि का रूप बदला है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भाषा का रूप नहीं बदला, लेकिन भाषा का रूप भी बदल रहा है लगातार। पहले जो शब्दों का प्रयोग किया जाता था, आज उन शब्दों का प्रयोग नहीं होता, उनकी जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग होता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, अलग अलग जगह पर भी भाषा अलग अलग मिलेगी, माने उसका रूप बदल जाएगा। कैसे? जैसे अपने यहाँ पे तो चावल को चावल कहा जाता है ना। ये आपने उसमें पढ़ा होगा सत्य धर्म की पूजा में, 10 लक्षण की, क्या कि यहाँ पे तो कहीं पे चोखा कहा जाता है, वो द्राविड़ देश में चल जाओ तो कूलू कहा जाता है, कर्नाटक देश में है ना, वहां पे कूलू कहा जाता है, कहीं पे तमिल में चोरू कहा जाता है, कहीं पे चोखा कहा जाता है, कहीं पे सोका कहा जाता है, कहीं पे चावल कहा जाता है, कहीं पर भात कहा जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। ये तो हुआ एक पदार्थ के लिए अलग अलग जगह अलग अलग नाम, ठीक है। अब उल्टा देखो, एक ही शब्द के अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ। अपने यहाँ पे राग का क्या मतलब है? अपने यहाँ राग का मतलब है प्रेम स्नेह, है ना। महाराष्ट्र में राग माने झगड़ा, गुस्सा। आया समझ में? और बताऊं, अपने यहाँ पे तो मीठा किसको कहते हैं? मीठा जो शक्कर का स्वाद है उसको मीठा कहते हैं। और गुजरात में आपसे पूछेंगे मीठू, आप समझोगे कि शायद शक्कर दे रहा होगा और आप डलवा लोगे, वो नमक डाल के चले जाएंगे। आया समझ में? इतना अंतर पड़ता है या नहीं? तो अब सोचो कि अगर देश भाषा में, यानी जो लोकल भाषा है उसमें अगर ग्रंथों की रचना होती तो कितना अंतर पड़ जाता। क्षेत्र अपेक्षा और काल अपेक्षा भाषा बदलती रहती है। कौन सी भाषा? देश भाषा। देश भाषा का रूप क्षेत्र अपेक्षा बदल जाता है ना। अपने यहाँ तो कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वानी, है ना, सुना होगा आपने कि हर कोस पर पानी बदल जाता है और 4 कोस पर वाणी बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। होता है। राजस्थानी का कोई एक रूप नहीं है। हमारे यहाँ के देखोगे तो अलग तरह की राजस्थानी है, कोटा साइड अलग है, जयपुर साइड अलग है, वो मारवाड़ साइड अलग है, जोधपुर और वो क्या बोलते हैं जैसलमेर और उस साइड की तो हमको ही समझ में नहीं आती है, सारी की सारी राजस्थानी। ऐसे ही वहां गुजरात में चले जाओगे तो वो सौराष्ट्र साइड अलग चलती है, कच्छ साइड अलग चलती है। महाराष्ट्र में 3-4 तरह की महाराष्ट्री दिख जाएगी। तो बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए महंत पुरुष ऐसी भाषा को चुनते हैं कि जिसका रूप ना बदले, न काल से उसका रूप बदले, न क्षेत्र से उसका रूप बदले, तभी जाकर के तो अपन उसके वाच्यार्थ पे पहुंच पाएंगे। समझ में आ रही है बात? अगर मान लो अमृत चंद्राचार्य उनके जमाने की भाषा में कुछ लिखते तो आज हम पता नहीं उसका क्या अर्थ निकालते, लेकिन उन्होंने एक फिक्स भाषा का प्रयोग किया, संस्कृत का प्रयोग किया, तो उस संस्कृत का, उन शब्दों का अर्थ उस जमाने में भी वही था और आज भी वही है। क्यों? क्योंकि वो व्याकरण से बंधे हुए हैं। और जो देश भाषा होती है, अपनी लोकल भाषा होती है, ये व्याकरण से बंधी हुई नहीं होती, इसके रूप बदलते जाते हैं। आया समझ में? संस्कृत, प्राकृत, जिनकी जिन भाषाओं की व्याकरण है वो बंध करके चलती है, और जिन भाषाओं की व्याकरण नहीं होती उनके रूप बदल जाते हैं। इसलिए महान आचार्य या महान लोग जो अपनी बात को आगे तक लंबे समय तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे कि जिसका रूप नहीं बदले। देखो इसी से एक बात और ख्याल में आ गई, तीर्थंकरों के जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह, प्रतिमाओं पर चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं? नाम लिख देते ना सीधे सीधे कि आदिनाथ जी, अजित नाथ जी, संभवनाथ जी, ऐसा नाम क्यों नहीं लिख दिया कि वो साउथ का व्यक्ति यहाँ आकर के कुछ नहीं पढ़ पाएगा क्या है कौन है? लेकिन चिन्ह तो सभी जगह वो के वही रहेंगे ना। समझ में आ रही बात? शेर है तो शेर ही दिखेगा, वो भी समझ जाएगा कि महावीर स्वामी है। बेल दिखेगा तो वो समझ जाएगा आदिनाथ जी। हम वहां जाएंगे तो हम वहां की प्रतिमाएं समझ जाएंगे, वो यहाँ आएंगे तो वो हमारे यहाँ की प्रतिमाओं को समझ जाएंगे कि कौन से भगवान की प्रतिमा है। समझ में आ रहा है? भाषा बदल जाएगी लेकिन वो चिन्ह तो नहीं बदलेंगे। ठीक उसी तरह से जो व्याकरण से बंधी हुई भाषा है, जिनका संस्कार किया जा चुका है, ऐसी संस्कृत भाषा, संस्कृत का नाम संस्कृत क्यों है कि जो व्याकरण से संस्कारित है, जिसका रूप नहीं बदलेगा, जो वैसी की वैसी रहेगी चाहे किसी क्षेत्र में चला जाए। अरे कोई व्यक्ति जर्मनी में बैठ करके भी संस्कृत सीखेगा ना, तो उसकी संस्कृत और भारत वाले की संस्कृत में कोई अंतर नहीं आए।
और कोई 1000 साल पहले संस्कृत सीखा हो और आज संस्कृत सीख रहा हो तो उसकी संस्कृत में कोई अंतर नहीं आएगा। यही स्थिति प्राकृत की भी समझ। तो संस्कृत और प्राकृत ये दोनों एक व्याकरण से निबद्ध भाषाएं हैं, है ना। प्राकृत में हालांकि थोड़े बहुत रूप बदलते हैं लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं बदलते जैसे अपने भाषाओं के बदल जाते, उनके अर्थ का अनर्थ नहीं निकलता। आया समझ में। संस्कृत में तो आत्मा शब्द है तो वो आत्मा के लिए ही प्रयोग में आएगा, आत्मा ही रहेगा। प्राकृत में आदा, अत्ता, अप्पा तीनों रूप मिल जाते हैं लेकिन अर्थ वो ही रहेगा। और अपने यहाँ हिंदी में तो पता नहीं क्या क्या अर्थ हो जाएगा, कोई दूसरा पता नहीं क्या समझ लेगा उसको, है ना। किसी और जगह पे चले जाओगे तो पता नहीं क्या समझ लेगा। तो ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। तो क्या कहा सबसे पहले तो कि तुम देश भाषा का पक्ष ले रहे हो, तो देश भाषा बनी किससे है? ये भी डेवलप तो आखिरकार संस्कृत आदि का ही तो अपभ्रंश है। ये जो आज हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सब कहाँ से आए? वो सब अपने यहाँ पर जो जो भाषाएं आती गई उन्हीं से आए हैं। कुछ शब्द संस्कृत के हैं, कुछ शब्द प्राकृत के हैं, कुछ शब्द फारसी आदि के हैं, क्योंकि वो भाषाएं प्रचलन में रही, है ना। उन सबसे मिलकर के तो ये आज की वर्तमान की हिंदी बनी है, कोई अलग से तो नहीं बन गई। तो भाषा विषय भी प्राकृत संस्कृत आदि कई शब्द हैं परंतु अपभ्रंश लिए हैं। और देश देश विषय अन्य अन्य प्रकार है, देश देश में भी और काल काल में भी, है ना। काल सापेक्ष और देश सापेक्ष, क्षेत्र सापेक्ष, ये दोनों तरीके से भाषा बदल जाती है। सो महंत पुरुष शास्त्र ने विषय अपभ्रंश शब्द कैसे लिखे हैं? महान लोग तो हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे ना। बालक तो तोतला बोले, कितना सीधा सा उदाहरण दिया है, तो बड़े तो नहीं बोलेंगे, वो तो उन्हीं की भाषा में बोलेंगे ना। जैसे मान लो किसी को बच्चा हुआ, अब वो बच्चा तोतला बोलता है और उसके परिवारजन भी तोतला ही बोलने लगे उससे, तो क्या होगा? कभी वो सही बोल पाएगा? है? क्योंकि उसको तो यही समझ में आएगा, हाँ ऐसे ही बोलते हैं। उससे वो तोतलाकारी बोलते रहेंगे तो वो कभी सही बोलना नहीं सीखेगा। आप उससे सही भाषा में बात करोगे तो वो अपने शब्दों को सुधार करके सही सीखे। तो बालक तो तोतला बोल सकता है, क्यों कि बालक की बुद्धि कम है, अभी कम सीखा है और बातें हैं, छोटा है ना। लेकिन जो महान पुरुष हैं वो तो ज्ञान में भी वृद्ध हैं, उनको तो सब समझ में भी आता है, उनके लिए तो कोई कठिनाई नहीं, वो तो तोतला नहीं बोलते ना। ठीक उसी तरह से हम अपभ्रंश का, हम देशी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जो आचार्य लोग हैं वो तो कोई ऐसी भाषा का, देसी भाषा का प्रयोग तो नहीं करें। बहुरी एक देश की भाषा रूप शास्त्र दूसरे देश विषय जाए तो तहाँ ताका अर्थ कैसे भाषा, ये बात कर ही ली अपन ने। यहाँ के ग्रंथ वहां चले जाए तो वो कैसे पढ़ें? लिपि भले ये की यही हो लेकिन कैसे पढ़ेंगे, है ना। लिपि तो ये देवनागरी ऐसे ही अक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन उस भाषा में वो कुछ और समझने लग गए। जैसे आपने तो कह दिया कि राग नहीं करना, अब महाराष्ट्र वाला तो ये सोचेगा कि झगड़ा नहीं करना है? आपने आपके यहाँ से लिख करके भेज दिया कि इस वस्तु में इतना मीठा डलेगा, क्या हलवे में इतना मीठा डालना है, और गुजरात में चिट्ठी भेजी आपने, क्या डालेगा वो? है? ये वो तो नमक नमक डाल देगा, हलवे को सारा खारा कर देगा। आया समझ में। तो अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार हो जाता है। एक देश की भाषा रूप शास्त्र दूसरे देश विषय जाए तो तहाँ ताका अर्थ कैसे भाषे, ताते प्राकृत संस्कृत आदि शब्द शुद्ध शब्द रूप ग्रंथ जोड़े। इस वजह से आचार्यों ने शुद्ध भाषा का प्रयोग किया कि जो हजारों वर्ष बाद भी वैसी की वैसी ही बनी रहे, किसी अन्य क्षेत्र में जाए तो भी वैसी की वैसी बनी रहे। इसलिए उन्होंने संस्कृत और प्राकृत का प्रयोग किया है। प्रश्न क्या था उसका? प्रश्न तो यही था ना कि भाई जब इतनी वो महान शास्त्रों का अर्थ व्याकरण आदि के अभ्यास के बिना नहीं खुलता, तो व्याकरण आदि वाले क्यों बनाए उन्होंने, संस्कृत प्राकृत में क्यों लिखा? हमारी भाषा में लिख देते ना। तो ये उसका जवाब है कि अपनी भाषा में लिखते तो उन शास्त्रों का असर 1000 सालों तक नहीं रहता, वो सिर्फ 100-200 साल में खत्म हो जाता, ऐसा होता। देखिए आगे, बहुरी व्याकरण बिना शब्द का अर्थ यथावत न भाषे। अब एक एक चीज का बता रहे हैं, व्याकरण का, न्याय का इत्यादि। व्याकरण सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ यथावत न भाषे। कैसे निकालोगे आप उसका अर्थ? सही सही अर्थ कैसे निकाल लोगे? कई बार होता है ना, जैसे प्रकाशित पुस्तकें अपने को मिल गई, अब उसमें कोई शब्द की मिसप्रिंट है या पता नहीं कुछ का कुछ है, कैसे निकालेंगे अर्थ? जैसे देखो एकदम बात करते करते मुझे ध्यान आ गया, शायद समय सारजी में गाथा 96 या 97 है, 97 है मेरे ख्याल से।
उसमें जो 97, जिसको संध्याण में समझ में नहीं आता तो उसमें ज्ञानी के लिए कुछ ऐसा लिखा है, वो पंक्ति इस तरह की है कि प्रतिभास न होने से, क्या प्रतिभास न होने से, जबकि उसका शब्द यूं बनना था कि प्रतिभासन होने से। समझ में आ रही बात? प्रतिभास न होने से। अब प्रतिभास और न शब्द के बीच में गैप आ गया। अब जो संस्कृत नहीं जानता है वो तो उसी में उलझेगा कि नहीं नहीं प्रतिभास नहीं होने से लिखा हुआ है यहाँ तो। अब जिसको संस्कृत आती है वो ऊपर से मिलान कर लेगा वहां कि अमृत चंद्राचार्य ने क्या लिखा। ये हमको ऐसे ही पकड़ में आई थी, क्योंकि शुरू में वो पंक्ति खटकी कि ये बात कैसे लिखी, ज्ञानी को वो आत्मा का और इसका भिन्न प्रतिभास न होने से ऐसा कैसे लिख रहे हैं, इनका भिन्न प्रतिभासन होने से ऐसा लिखना चाहिए था ना। फिर वहां मूल में देखा संस्कृत में तो वहां प्रतिभासन था, और हिंदी में छपने में क्या हो गया, प्रतिभास अलग हो गया और न अलग हो गया, तो वो अर्थ का अनर्थ हो गया, प्रतिभास न होने से। अब बोलो, व्याकरण का अगर पता नहीं होता, शब्द शास्त्र का अगर पता नहीं होता तो कैसे पकड़ में आती है? नहीं आती। अरे और तो और मैं तो इतना तक कहता हूं, अगर ये भाषा या थोड़ा व्याकरण आदि का ज्ञान हमको नहीं है तो आप मिलावट को भी नहीं पकड़ पाओगे। क्या मिलावट कर देगा कोई ग्रंथों में और उसको नहीं पकड़ पाएंगे, क्यों कि मूल तो संस्कृत तो आती ही नहीं है। ऐसा हो रहा है आजकल। क्या कुछ भी मान लो, मुझे जो लिखना है मैं मेरे हिसाब से लिख दूंगा, मेरे हिसाब से लिख करके, और संस्कृत में अथवा प्राकृत में उसका मैं ट्रांसलेट करवा लूंगा। ट्रांसलेटर लोग बैठे हुए हैं प्रोफेशनल, उनका धंधा ही यही है कि आप तो ठीक है दे दो, हम उसको संस्कृत बना करके आपको दे देंगे, और इस तरह से वो एक नई टीका तैयार हो जाएगी। अब आपको क्या लगेगा, अरे संस्कृत की टीका है माने बहुत पुरानी टीका होनी चाहिए, और आप चक्कर में आ जाओगे। आया समझ में? क्योंकि ये तो युग ही मिलावट का है ना, इसलिए थोड़ा बहुत ये व्याकरण आदि का ज्ञान होना जरूरी है। जिनके पास समय है, बुद्धि है, वो अवश्य करके थोड़ा बहुत सीखें, और कोई कठिनाई नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना, जो बच्चों की किताब है ना, चौथी पांचवी से चालू हो जाती है बहुत सी जगह पे संस्कृत, और सीबीएसई में शायद छठी से होती है, तो पांचवी छठी से तो चालू हो ही जाती है। आप उसी का अभ्यास करेंगे ना, छठी सातवीं आठवीं 2-3 क्लासों तक का अभ्यास कर लें तो समझ में आने जैसा तो हो जाएगा। ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि व्याकरण की आवश्यकता क्यों, कि व्याकरण बिना शब्द का अर्थ यथावत न भाषे, न्याय बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत न हो ही सके, इसलिए न्याय का भी अभ्यास जरूरी है। न्याय ग्रंथ अगर आप नहीं सीखोगे, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, जैसे अभी न्याय दीपिका की भाई साहब की कक्षा चालू होने वाली है 4 बजे से, तो आप लोग वो भी सीखें तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इतना तो देखो अपने को आना चाहिए, क्या क्या, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, है ना, ये चीजें तो अपने को ख्याल में आनी ही चाहिए, या संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, या अन्वय, व्यतिरेक इत्यादि, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं कि 5 रूप हेतु भी सीखेंगे, त्रय रूप हेतु भी, उनको सीखने की नहीं कह रहा हूं। इतना मामूली सा इतना तो समझ जाए कि अपने को देखते पता चल जाए कि नहीं नहीं ये लक्षण गलत है, क्योंकि इसमें अव्याप्ति आ रहा है, ये लक्षण गलत है, इसमें अतिव्याप्ति आ रहा है, इसमें असंभव आ रहा है। इतनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए। ये चीजें तो टोडरमल जी ने लिखी है मोक्ष में प्रकाशित। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव और अन्वय, व्यतिरेक, इनका प्रयोग तो टोडरमल जी ने भी किया है। इसलिए इतना थोड़ा बहुत न्याय तो अपने को आना ही चाहिए, है ना। सामान्य रूप से सर्वज्ञ सिद्धि आनी ही चाहिए। क्यों? अरे वो तो इसलिए आनी चाहिए कि किसको नमस्कार करके आ रहे हो, क्यों नमस्कार करके आ रहे हो। वो सर्वज्ञ सिद्धि अगर नहीं आती आपको तो आपको सर्वज्ञ की महिमा ही नहीं आएगी। आया समझ में? सर्वज्ञ की महिमा ही नहीं आएगी तो किस बात की जय बोल रहे हैं जय जिनेन्द्र, और किस बात का नमो अरहंतणम। अरहंतों में क्या विशेषता है, सर्वज्ञता कैसी होती है, सर्वज्ञ होते हैं भी कि नहीं होते हैं, या होते हैं तो यही क्यों, दूसरे क्यों नहीं। इतना थोड़ा बहुत सरल शब्दों में तो अपने को आना ही चाहिए। उसके लिए आप बहुत सरल सरल ग्रंथों से सीख सकते हो। न्याय दीपिका की कक्षा चली रही है, धर्म परीक्षा पढ़ोगे ना, उसमें बहुत न्याय ख्याल में आ जाए, धर्म परीक्षा के अंदर ही बहुत न्याय आ जाएगा। और कुछ नहीं तो आप तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ोगे बहुत अच्छे से, गंभीरता से, तो आपको न्याय का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। क्योंकि टोडरमल जी तो पूरा तर्क आदि से सिद्ध करते हैं, बिना तर्क युक्ति के तो टोडरमल जी बात ही नहीं करते। देखिए, तो व्याकरण क्यों जरूरी, व्याकरण बिना शब्द का अर्थ यथावत न भाषे,
न्याय क्यों जरूरी? कि न्याय बिना लक्षण, परीक्षा आदि यथावत ना हो सके। इत्यादि वचन द्वारी वस्तु का स्वरूप निर्णय व्याकरण आदि बिना नीके न होता जानी तिनकी आमनाय अनुसार कथन किया। आचार्यों ने व्याकरण का, न्याय का, काव्य का, छंद का इत्यादि इनका प्रयोग क्यों किया? कि भाई इनके बिना वैसी महानता, वैसा अर्थ का खुलासा ये सब नहीं बन सकते। इन सब का मतलब वो काम करने के लिए अर्थ अच्छी तरह से खुले, लोगों को महिमा आए, महिमा भी तो आनी चाहिए ना, इसीलिए अच्छे अच्छे छंदों की भी रचना की। अमृत चंद्राचार्य की भाषा देखो आप, कितना आनंद आता है पढ़ के। जो संस्कृत का अभ्यासी हो, कोई अन्य जैन मती, सॉरी अन्य मती, वो भी उनकी संस्कृत देख करके आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहते। तो अगर वो ऐसा प्रयोग नहीं करते, अभी जैसे हम शाम को आत्मानुशासन पढ़ते हैं, तो आत्मानुशासन के छंद देख देख के मजा आ जाता है, पढ़ पढ़ के कि अरे देखो क्या गजब के छंद बनाए हैं, कैसे सुंदर प्रयोग किए हैं, कैसे इसमें शब्दालंकार डाले हैं, कैसे अर्थालंकार डाले हैं। इससे जिनवाणी की महिमा बढ़ती है, आया समझ में? तो ये व्यावहारिक रूप भी जरूरी है, इसलिए थोड़ा बहुत छंद आदि का, व्याकरण आदि का, न्याय आदि का इनका ज्ञान भी जरूरी है। इसलिए आचार्यों ने उनकी आमनाई के अनुसार कथन किया। भाषा विषय भी तिनकी थोड़ी बहुत आमनाए आए ही उपदेश हो ही सके है। कि मूल शास्त्रों का जैसा उपदेश है, अगर भाषा शास्त्रों में वैसा कुछ बन पाएगा, मतलब उसकी आमनाए के अनुसार आएगा, तभी जाकर के वो उपदेश सही सही बन पाता है, नहीं तो वो भी नहीं बनता। तिनकी बहुत आमनाएतें नीके निर्णय हो ही सके है। उनकी भली प्रकार से आमनाएं मिले, वैसे ही प्रयोग भाषा शास्त्रों में आवे अपनी लोकल भाषा में, तब जाकर के वो अच्छी तरह से निर्णय हो सकता है। क्यों टोडरमल जी का मोक्षमा प्रकाशक कितना अच्छा लगता है अपने को, क्यों इसका इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है? क्योंकि इसमें मूल ग्रंथों की आमनाय के अनुसार ही प्रयोग है। वैसे ही भाषा भी बहुत प्रांजल है, और समझ लीजिए कि जो न्याय व्याकरण आदि संबंधी बातें हैं वो भी पूरी की पूरी इसमें मिल जाती है, तभी जाकर के ये उपदेश जबरदस्त लगता है। बहुरी जो कहोगे, फिर प्रश्न कर रहा है कि ऐसे है तो अब भाषा रूप ग्रंथ काहे को बनाइए है? कि आप भी फिर संस्कृत प्राकृत में बना दो ना, फिर भाषा शास्त्र क्यों बनाते हो? ऐसा ही प्रश्न वहां सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में भी है, और वही प्रश्न यहाँ पर भी। देखो क्या कह रहे हैं, ताका समाधान कि काल दोषते जीवनी की मंद बुद्धि जाने, कोई जीवनी के जेता ज्ञान होगा तेता ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचारी भाषा ग्रंथ कीजिए है। क्यों बनाया भाषा ग्रंथ? भाषा ग्रंथ माने अपनी लोकल भाषा में क्यों बनाया? कि भाई अब क्या करें, सब तो संस्कृत वगैरह नहीं जानते ना, तो अब जीव बहुत मंदबुद्धि हो गए हैं, संस्कृत सीखने की रुचि नहीं है, आती नहीं है ना, व्याकरण समझने की इच्छा नहीं है ना, आती है, तो क्या करें, अब इनको थोड़ा बहुत तो समझ में आए ऐसा कुछ तो लिखे, तो इसलिए हम भाषा ग्रंथ बनाते हैं कि ये बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम उनकी जो व्याख्या हमने की है वो ही पढ़ करके सीख लेंगे, सरल सरल भाषा में जो बन पाएगा वैसा ही सीख लेंगे। ऐसा उसका प्रयोग इसी वजह से किया कि भाई जितना ज्ञान होगा उतना ही होगा, ऐसा भाव रख करके संतोष रखा है उन्होंने। ऐसा अभिप्राय विचारी भाषा ग्रंथ कीजिए। सो जे जीव व्याकरण आदि का अभ्यास न करी सके तिनको ऐसे ग्रंथनी करी ही अभ्यास करना। क्या ये पंक्ति बहुत जोरदार है क्या? फिर से कहता हूं, जो जीव व्याकरण आदि का अभ्यास न कर सके, जो अपन ने शुरू में बात की थी, जिसके पास समय और बुद्धि है ना, ये दोनों चीजें अपनी परख लेना, उस हिसाब से जो जीव व्याकरण, संस्कृत या न्याय आदि का इनका अभ्यास न कर सके, उनको ऐसे ग्रंथों का ही अभ्यास करना। बहुरी जे जीव शब्दनी का नाना युक्ति लिए अर्थ करने को ही, ये बात अभी छोड़ते हैं, पहले उस पंक्ति पर आते हैं। क्या लिखा था कि भाई जो अभ्यास नहीं कर सके मूल ग्रंथों का, तो वो इन भाषा ग्रंथों का ही अभ्यास कर लेना। मैं इस पंक्ति पे क्यों जोर दे रहा हूं बार बार? मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि ऐसा अभिप्राय मत रखना कि नहीं हमको तो संस्कृत वाले ही पाठ पढ़ना है, हमको तो संस्कृत का ही भक्तामर पढ़ना है। कि तुझे संस्कृत बोलना आता नहीं, तुझे उस संस्कृत के शब्द का अर्थ मालूम नहीं, और तुझे वही वही कि नहीं संस्कृत का पाठ, संस्कृत का पाठ तू पहले सीख, उसका अर्थ जान, उसके बाद उसका पाठ करना। और नहीं तो कि नहीं तो हिंदी सीख, मतलब हिंदी वाला पढ़ ले। कि नहीं नहीं संस्कृत की बात विशेष है, कैसी विशेष है ये बताओ? ये अभिप्राय तो टटोले अपन कि उसके मन में कौन सा चोर छिपा बैठा है।
ज्यादातर के दिमाग में ये रहता है कि संस्कृत का पाठ करने से विशेष पुण्य बंधेगा, इसका विशेष फल मिलेगा। आप हिंदी अनुवाद बोलोगे ना तो उसका अनुवाद, उसका विशेष फल नहीं मिलेगा। ऐसा सोचते हैं बहुत से लोग, तो भ्रम में है जो ऐसा सोचते हैं। उल्टा है, जबकि उल्टा क्यों है? उल्टा कि आप वो संस्कृत का पढ़ रहे हो और आपको वो बोलनी नहीं आती, या आपको उसका अर्थ ख्याल में नहीं आता। बोलना तो जैसे तैसे सीख गए टेप रिकॉर्डर की नकल कर कर, लेकिन अगर अर्थ ख्याल में नहीं आता तो उसका क्या फल लगेगा, उसमें क्या पुण्य बंधेगा? मुझे अर्थ तो मालूम ही नहीं और बोले जा रहा हूं मैं तो कुछ। और मैं हिंदी में ही बोलूं लेकिन सोच समझकर बोलूं, एक एक पंक्ति का मुझको भाव ख्याल में आए और मैं उसको बहुत अच्छे से समझूं, भाव भी अच्छे बने, तो वहां विशेष पुण्य बनेगा। ऐसा ही है ना, गंभीरता से विचार कीजिएगा, क्योंकि आज के जमाने में बहुत देखने में आता है कि नहीं संस्कृत वाला पढ़ो, संस्कृत वाला पूजा पीठिका कौन सी पढ़नी, कि संस्कृत वाली पढ़ो अपन। तो संस्कृत वाली पूजा पीठिका का अर्थ भी मालूम है क्या? देखो मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं संस्कृत का ही पढ़ता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, टोडरमल जी कह रहे हैं कि अगर जिनको ये भाषा समझ में नहीं आती तो वो भाषा रूप ग्रंथ ही पढ़ो, उसी का अभ्यास कर लो। पहले तो अगर आपके पास समय और बुद्धि है तो उसको सीखने का उपाय करो, और अगर वो नहीं है, समय नहीं है आपके पास ज्यादा, तो आप उसको सीखने में दिमाग मत लगाओ। आप जो भाषा रूप सरल ग्रंथ है, जो सुगम शास्त्र हैं, उनका अभ्यास कर लो आसानी से। आया समझ में? ये इसमें मूल बात है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरे तरह का जीव, सांसारिक प्रयोजन वाला। अभी तो है ना 2-4 मिनट अपने पास, हाँ 3 मिनट है। चलिए हाँ, क्या कह रहे हैं, जे जीव शब्दाधिक नाना युक्ति लिए अर्थ करने को ही व्याकरण अवगाह है। किस लिए? अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए। लोग बाग मेरा नाम जानेंगे, मैं फड़फड़ाती संस्कृत बोलूंगा तो लोगों को लगेगा अरे क्या क्या पंडित है, क्या विद्वान है, गजब के ऐसी पंक्तियां जीवान पे बैठी रहती हैं, संस्कृत के छंद इनके जीवान पर बैठे रहते हैं। अगर इसलिए उनको व्याकरण आदि का अवगाहन करता है, वाद आदि करी महंत होने को न्याय अवगाह है। व्याकरण क्यों सीखा? कि लोगों पर अपना रोब झाड़ने के लिए। न्याय क्यों सीखा? तर्क वितर्क करके और लोगों को मतलब जीतने के लिए। तो रत्नाकर पंचविंशति का है ना, उसमें आता है संसार ठगने के लिए वैराग्य को धारण किया है, और झगड़ा कराने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी। मैं वो 2 लाइनों को मिला करके बोलता हूं, संसार ठगने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी, निर्लज्ज हो कब तक उड़ाऊं हे प्रभु अपनी हंसी। ऐसा काम नहीं करना। मैंने विद्या क्यों सीखी? अरे मैं सबके सामने बोलूंगा ना फिर इस तरह से, है बोलना सीख गया या ऐसा अर्थ निकालना सीख गया तो सब फिर मेरा रोब मानेंगे। या अभी देखो इनकी बात में कमी निकाल के बताता हूँ। न्याय क्यों सीखा? कि दूसरे को वो तर्क वितर्क करके उल्टी सीधी कुयुक्ति लगा के कुतर्क करके और वो बात गलत सिद्ध करने के लिए। अगर ऐसा करता है इत्यादि लौकिक प्रयोजन लिए इनका अभ्यास करे है, ते धर्मात्मा नहीं। बोलो, जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है ऐसी युक्ति लगा करके, ऐसे अभिप्राय पूर्वक करता है, तो वह भी धर्मात्मा नहीं। जैन शास्त्रों का अभ्यास करने वाला भी धर्मात्मा नहीं? कि हाँ बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोजन पूरी तरह लौकिक है। उसका प्रयोजन या तो पैसा कमाने का, या रोब झाड़ने का, या दूसरे की बात नीची करने का, उसके बात काटने का, ऐसा कुछ प्रयोजन है तो समझ लेना कि वो ठग है, उसने खुद को ठगा है। क्योंकि जैन शास्त्र तो खुद की मुक्ति के, खुद की सुख के लिए कारण थे, उसने उसको ये जरा सा क्या कहें अब, थोड़े से स्टटपूंजी काम में उसको लगाए। देखिए हो गया क्या समय? भाई साहब आ गए क्या? अभी नहीं आए हैं, चलिए 1 मिनट और देख लेते हैं अपन। कौन है धर्मात्मा फिर? बने जेता थोड़ा बहुत अभ्यास इनका करी, आत्महित के अर्थी तत्व तत्वाधिक का निर्णय करे है, सोई धर्मात्मा पंडित जानना। कौन है पंडित और कौन है धर्मात्मा? कि वास्तव में धर्मात्मा वही है कि जो संस्कृत आदि सीखे तो सही, लेकिन किस लिए? कि मुझे इन मूल ग्रंथों का अभ्यास करना है, इनका आशय समझना है, तो मुझको वो अभ्यास, उसके लिए मैं ये व्याकरण सीखता हूँ। मुझे अच्छे से ये युक्तियां समझनी है, अच्छे से तर्क आदि समझने, परीक्षा अच्छे से करनी है, इसलिए मैं न्याय सीखता हूं। तो वो व्यक्ति धर्मात्मा है।
और अगर कोई दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या रुपए पैसे कमाने के लिए या अपना रोब झाड़ने के लिए इसलिए वो व्याकरण न्याय आदि सीखता है तो वो धर्मात्मा नहीं। आया समझ में? टोडरमल जी ने बिल्कुल संतुलित कर दिया। क्या करना अब, व्याकरण न्याय आदि सीखने या नहीं सीखने? कि सबसे पहले तो ये टटोलना कि बुद्धि और समय ये अपने पास है या नहीं। अगर है तो जरूर सीखना, लेकिन कितना सीखना कि जितने से अपना काम चल जाए, उसी में पागल मत हो जाना, उसी में सारा समय मत लगा देना कि इधर तो आयु पूरी हो गई और जिस काम के लिए सीखे थे वो काम ही अधूरा रह गया। आया समझ में? अब है ना, समय तो हो गया है अपना। मैं आपको 3 पेज नंबर बताता हूं जहां पर इससे संबंधित आपको प्रकरण मिल जाएगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। एक तो 201 पेज था ही सही, जो 2 पंक्तियां थी वहां पर। इसके अलावा पेज नंबर 288 और पेज नंबर 294, 294 है ना, 288 और 294, ये जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए। आगे से नहीं बोलूंगा, आगे से हिंदी सीखिएगा, ठीक है। 201, 288, 294 इन तीनों पेज पर भी इसी तरह का प्रकरण आपको मिल जाएगा। और सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में भी इस तरह का प्रकरण दिया हुआ है, वहां से आप और अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। अभी अपना समय हो गया, नहीं तो मैं वो पेज यहीं पर अपन चर्चा कर लेते, है ना। मेरे ख्याल से भाई साहब आ गए हैं शायद। जी भाई साहब आ गए हैं। हाँ चलिए, है ना, समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।